जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नागरिकता की जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम लोग एंट्री करेंगे, जहां पे इसके आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में करेंगे आर्टिकल 3 में हम लोग कॉन्सेप्ट 3 में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से आपके अधिनियम थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान किया था आपका, या सिटीजनशिप के अधिनियम क्या थे, उनके बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करना चाहें कि कानून के आधार पर व्यक्ति कितनी प्रकार का होता है कानून के अनुसार, तो व्यक्ति 3 प्रकार का होता है। या तो नागरिक होगा, उसी देश का रहने वाला होगा, या वो विदेशी होगा जो फॉरेनर्स आपके होते हैं, या राज्यविहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी देश का नागरिक ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राज्यहीन व्यक्ति कहेंगे। या शरणार्थी मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो है तो विदेशी लेकिन शरण लेने के लिए कहां पे आ गया, भारत में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते होंगे तो श्रीलंका और बांग्लादेश के काफी ऐसे नागरिक हैं जो भारत में आपके एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तो उसको लोग क्या कहेंगे, शरणार्थी कहेंगे। तो कानून के अनुसार हमारे व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एमपीपीसी का क्वेश्चन कि कानून के अनुसार व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपका कि नागरिकता किसको प्राप्त हो सकती है। संविधान के हिसाब से नागरिकता किसको प्राप्त हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और बहुत ही डीप क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अगर व्यक्ति से पूछा जाए सामान्य तौर पे कि नागरिकता किसको प्राप्त होगी, तो ध्यान रखा जाए केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता प्राप्त होगी। प्राकृतिक व्यक्ति क्या, जो जन्म लेते हैं, जो हम तुम जैसे लोग हैं, उनको ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है। किसी कंपनी को, रोबोट को या निगम को सिटीजनशिप प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ हम कुछ डिटेल करना चाहेंगे कि नागरिकता प्राप्त किसको होगी, केवल प्राकृतिक व्यक्ति को, जो नेचुरल आपका व्यक्ति है केवल वही होगा। लेकिन ध्यान रखा जाए कंपनी, निगम और रोबोट को सिटीजनशिप प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा इंडिया प्रावधान है। अब बात करते हैं कि इसको तय कब किया गया था। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही सिटीजनशिप मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती है। बात करते हैं कि प्रथम उल्लेख, कहने मतलब हमारा जो संविधान है इसमें जो आपकी सिटीजनशिप शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, सर्वप्रथम इसके बारे में क्वेश्चन डिटेल में आपको बताया गया था, या सबसे पहले व्यावहारिक रूप से अलग हटकर एक लिखित तौर पर इसकी परिभाषा के रूप में किसने प्रयोग किया था, तो नागरिकता शब्द को सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से अलग होकर एक लिखित रूप से या पारिभाषिक रूप से जो व्यक्त किया था वो अरस्तु ने किया था। और एक आपकी पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर जो आपका लिखित पेपर होता है उसमें पूछा जाता है कि नागरिकता की परिभाषा क्या होगी, तो नागरिक किसी देश का पूर्ण सदस्य है। टीएच मार्शल के अनुसार नागरिक किसी देश का क्या है, पूर्ण सदस्य है। और इनका मानना है कि पूर्ण सदस्य कौन होते हैं, तो पहला पॉइंट, जिनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो संविधान में दिए गए हैं। तो तुम्हारा क्या, सारे संवैधानिक अधिकार इसमें आपके क्या है, सभी मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हो। फिर मौलिक कर्तव्य जो हमारे आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, भाग मानी भारतीय संविधान का भाग 4A में दिए गए आपके मौलिक कर्तव्य, वो मौलिक कर्तव्य जो राज्य निर्धारित करता है। थर्ड पॉइंट बोला गया राज्य के प्रति निष्ठा, जो व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा रखा गया उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको नागरिक मानेंगे। तो टीएच मार्शल के अनुसार बोला गया नागरिक किसी देश का पूर्ण सदस्य होगा कब, जब उनको ये 3 आयाम मिलते हैं। और इन्होंने आपको पॉइंट बोला कि नागरिक जो है वो राज्य और मध्य के बीच में आपको क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, इंडिया के जो नागरिक हैं और वो राज्य जो हमारा ये देश है उसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। हम जितनी भी जॉब पाते हैं, हमारे जितने भी अधिकार है वो क्या है, राज्य और यहाँ के नागरिकों के मध्य। जबकि हमारे जो और अधिकार है, कुछ आपके ऐसे अधिकार है जो विदेशियों भी प्राप्त है, लेकिन क्या सारे कानूनी अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, तो जी नहीं प्राप्त है। तो राज्य और कानून के मध्य जो संबंध स्थापित करता है वो क्या करता है, नागरिकता संबंध स्थापित करता है। बात करते हैं कुछ इसकी संवैधानिक प्रक्रिया में, बात करते हैं कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो पार्ट 2 में दिया गया है। बात करते हैं किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 5 to 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। बात करते हैं जो आपकी नागरिकता ये किस सूची का विषय है, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, या समवर्ती सूची का है। तो बताना चाहेंगे ये संघ सूची आपकी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी जितनी भी नागरिकता संबंधित कोई भी प्रावधान होता है उसमें संशोधन करना या नियम बनाना केवल किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास में। बात करते हैं भारतीय नागरिकों के अधिकार। भारत में जो नागरिक हैं उनको कुल कितने प्रकार के अधिकार हैं, तो पहली बात करना चाहेंगे मौलिक अधिकार। कहने मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको क्या है, मौलिक अधिकार है। तो सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त होने की विशेष चीज क्या है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये वो आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है वो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 आपके ऐसे आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है।
और आपकी बात करते हैं भारतीय नागरिक अधिकार में क्या आपका आता है, अन्न अधिकार। अन्न अधिकार मतलब क्या, मतदान करना। मतदान करना केवल कौन मतदान कर सकता है, केवल भारतीय कर सकता है। और दूसरा क्या, सदस्य, चाहे आपका राज्य विधानमंडल का मामला हो या पार्लियामेंट का मामला हो, इसके जो सदस्य बन सकते हो कौन बन सकते हैं, केवल भारतीय बन सकते हैं। बात करते हैं संवैधानिक पद। संवैधानिक पद में आपका क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके, ये आपके न्यायाधीश, मानिए जो भी आपके कोर्ट होते हैं, कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं वो भारतीय नागरिक ही होंगे। और अगर मैं बात करना चाहूँ महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये तुम्हारे क्या होगा, जितने आपके संवैधानिक पद होते हैं उसमें केवल भारतीय ही विराजमान हो सकते हैं। बात करते हैं कर्तव्य, जो नागरिक होंगे उनके कर्तव्य क्या होंगे, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा आपका, कर टैक्स देना भी आपका क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया। और मैं बात करता हूँ देश की रक्षा करना भी हमारे क्या हो गए, मौलिक कर्तव्य। तो जितनी बेसिक पॉइंट बनते थे उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता में हमें जो मौलिक अधिकार हैं केवल कुछ भारतीयों को दिए गए हैं, आपके कुछ ऐसे आपके मौलिक अधिकार हैं जो आपके विदेशियों को भी दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को पालन करता है और इसको मानता है, इस विचारधारा को एक्सेप्ट करता है। तो देखते हैं कि जो नागरिकता आपका है, नागरिकता में हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार की आपकी होती है, कोई व्यक्ति लॉ के हिसाब से 4 प्रकार का होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता में एक प्रावधान ये भी किया गया है कि हम कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी देंगे। तो देखते हैं कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 27 एंड 28, ये आपके ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं। बात करते हैं भारत में नागरिकता। तो भारत में आपकी जो नागरिकता है वो कैसी आपकी है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ क्या है, एकल नागरिकता का अर्थ ये है कि जो भारत है, भारत का आपका जो सेंट्रल लेवल है आपका, और एक तुम्हारा क्या है स्टेट, कहने का मतलब जो सिटीजन जो नागरिकता है आपका वो केवल भारतीय है। आप इस आधार पर नागरिक नहीं माने जाएंगे कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक, कहने मतलब जो नागरिक है वो स्टेट का ना होगा, सीधा सेंट्रल के हिसाब से ऑथराइज्ड होगा। हमारा जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जारी की जाती है नागरिकता के संबंध में। तो हम लोग कैसे नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। एक दूसरा प्रबंध और है कि आप एकल नागरिकता का मतलब क्या है, अगर आप भारतीय हैं तो केवल आपको भारतीय नागरिकता ही मिलेगी। अगर आपने किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने भारत की नागरिकता स्वीकार की तो आप केवल भारतीय हैं, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो आपकी एकल नागरिकता का उल्लंघन हो जाएगा और आप भारतीय नागरिक अब नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गया आपका कि भारतीय नागरिक केवल आपका सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिक होगा। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी रहे हैं जो आपके सिंगल सिटीजनशिप के बारे में दिए गए हैं, तो उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं आपका एक आपका आर्टिकल है आपका 15(1) में ये बोला गया कि आप भारत में अंदर आप जन्म, आपका वंश, धर्म आधार या जन्म स्थान या रहने के स्थान के आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन होता क्या, कुछ स्टेट क्या होते हैं, मैंने आपको लिखा है, निवास के आधार पर राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा देता है। कोई भी स्टेट हो, जैसे यूपी है आपका, यूपी में जो कुछ विशेष सुविधाएं हैं वो केवल यूपी के सिटीजन के लिए ही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यूपी की कोई भर्ती निकली तो मैक्सिमम वो भर्ती जो जॉब होती है किसका, 90% प्लस तो जॉब आपकी उसी स्टेट के लिए ही रहती है आपकी। जैसे आपका एमपी है, आपका एमपी ने क्या कर दिया, कुछ भर्तियां केवल अपने खुद ही स्टेट के लिए की हैं। तो कहने मतलब क्या, कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं जो केवल उसी राज्य के निवासियों के लिए है। तो यहाँ पे एकल नागरिकता में इसको अपवाद माना जा सकता है, क्योंकि नागरिकता हमारा क्या एकल है। इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, किसी भी स्टेट का हो, सबके लिए बराबर है। लेकिन आर्टिकल 15(1) का यहाँ पे उल्लंघन होता है तो हम कह सकते हैं एकल नागरिकता का यहाँ पे अपवाद है। दूसरी बात करते हैं आर्टिकल 19(4) और 19(5). आर्टिकल 19(4) में ये बोला गया कि आप पूरे देश में कहीं भी अबाध रूप से आचरण कर सकते हैं। आर्टिकल 19(5) में बोला गया कि आप कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है आप। लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ आपके निश्चित क्षेत्र हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पे भ्रमण पर प्रतिबंध है और वहाँ पे आपके निवास पे भी प्रतिबंध है। तो आपके इस आर्टिकल का भी क्या आपका यहाँ पे उल्लंघन है। एक आपका एक्ट आया था, ओवरसीज सिटीजन एक्ट ऑफ 2003। यहाँ पे क्या था आपका, जो आपके भारतीय मूल के नागरिक थे उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। तो 3 ऐसे पॉइंट हैं जो सिंगल सिटीजनशिप के अपवाद है, लेकिन जो भारतीय संविधान में लिखा है कि हमारी नागरिकता किस प्रकार की है, तो हमारी नागरिकता आपकी एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 में बोला कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब यहाँ पे क्या, जब हमारा संविधान प्रारंभ हो गया तो ये
तय करना मुश्किल होगा कौन भारतीय नागरिक होगा कौन नहीं होगा, तो उसके लिए एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 5, और इसमें बोला गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, मानी संविधान के प्रारंभ में रखता, संविधान हमारा कब लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950, ये बोला गया कि जब हमारा संविधान लागू हो गया अब भारतीय नागरिक कौन होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका अधिवास की इच्छा। अब भाई भारत में कौन रहना चाहता है कौन नहीं रहना चाहता है। अधिवास का मतलब वो जो स्थायी निवास चाहता है और उसकी भारत में रहने की इच्छा है। तो भारतीय नागरिक होगा कौन, इसके लिए 3 प्रबंध किए गए हैं और तीनों आपके ऑप्शनल हैं। अभी समझते हैं। पहला पॉइंट बोला गया भारत में जन्मा। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो भारत में जिस समय आपका 26 जनवरी 1950 है उस समय तो जन्मे नहीं थे। उस समय हमारे दादा दादी कोई या माता पिता कोई आपके एक जन्मे थे, तो उसके आधार पर हमें क्या मिलेगी, मानिए जो हमारे दादा दादी थे उनको क्या जन्म के आधार पे क्या मिल गई आपको सिटीजनशिप मिल गई। दूसरा पॉइंट बोलेगा माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर ऐसा प्रबंध हो जिसके माता पिता, जैसे हम लोग हैं हम लोगों के माता पिता क्या हो भारत में, माता पिता में से कोई एक या दोनों लोग अगर भारत में जन्मे हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट ये बोला गया है संविधान लागू होने के 5 वर्ष में रहते हो। कहने मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, कहने मतलब 1945 या 1945 से पहले जो भारत में रह रहे हैं वो भारतीय नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ भी तीनों आपकी ऑप्शनल हो। पहला पॉइंट क्या है, या तो भारत में जन्मा हो पहला पॉइंट, या फिर माता पिता भारत में जन्मे हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले क्या है आप भारत में रह रहे हो आपको। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट ध्यान रखिए अधिवास के आधार पर, कहने मतलब स्थायी निवास प्लस रहने की इच्छा है तब आपको नागरिकता प्राप्त होगी। एक आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, एनी बेसेंट। जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले हमारी देश में कौन रहती थी, एनी बेसेंट, जो प्रमुख रूप से रहने वाली कहाँ थी आपकी आयरलैंड की थी। लेकिन हमने इनको क्या प्रदान की, आपकी भारतीय नागरिकता प्रदान की, किस आधार पे, पॉइंट 3 मानी आपकी 1 2 3 तीनों आपकी ऑप्शनल है। तीनों में से कोई अगर एक पॉइंट है तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आर्टिकल 5 में जो बोला गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो उन पॉइंटों पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6 के बारे में बोला गया है आपका पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में किया गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ा गया जो आपका लिखा हुआ है परमिट रूल 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान में है भारत आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब परमिट रूल लग गया 19 जुलाई 1948 तो इसमें यह बोला गया क्या कि जो भी भारत की नागरिकता स्वीकार करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रबंध डाला गया। उसमें ये डाला गया कि जो स्वयं जो व्यक्ति जो भारत की नागरिकता चाहता है तो वो क्या हो, इंडियन सिटीजन, मानी आपके अविभाज्य भारत का क्या रहा हो, आपका हिस्सा रहा हो, या उसके माता पिता रहे हो, या उसके दादा दादी एक अविभाज्य भारत में जन्मे हो। कहने का मतलब जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते हैं वो व्यक्ति। और इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में आया है उसको एक आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और 6 महीने बाद तक उनको वेट करना पड़ेगा, तब उनको क्या मिलेगी, नागरिकता। कहने जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 6। इसमें क्या बोला गया, परमिट रूल। परमिट रूल कहने मतलब क्या 19 जुलाई 1948 से पहले आए, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद में आ रहे हो तो आप या स्वयं क्या हो, अविभाज्य भारत के हिस्सा हो, या आपके माता पिता या आपके दादा दादी हो। और अगर आप आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। बात करते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बोला गया भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। हुआ क्या, जैसे आपका भारत और पाकिस्तान बंटने वाला था उससे पहले ही लोगों की चीज़ की भनक लग चुकी थी कि अब वो समय आ गया जब भारत पाकिस्तान आपको क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो काफ़ी लोग ऑलरेडी उस तरफ पहुंच चुके थे। अब हुआ क्या, जब आपकी आगे स्थितियां बढ़ी तो देखा कि पाकिस्तान में जो रह रहे हैं लोग उनके हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो उसके लिए अब जिनके तत्काल का एक इतनी आपकी विकट समस्या थी, उसके लिए क्या किया गया, एक आर्टिकल 7 जोड़ा गया। उसमें ये बोला गया कि भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता, यानी वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 की बात की कहानी है, तो जितने भी व्यक्ति जो आपके 1 मार्च 1947 के बाद इनको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 माह का वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 5 और 6 की जो शर्तें दी गई हैं उनमें से कोई एक शर्त को अप्लाई करता है। 5 और 6 क्या है अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उनमें से कोई एक शर्त को अप्लाई कर रहा हो, तो हमारा क्या आपका आर्टिकल 7। और ध्यान रखें वर्तमान में आर्टिकल 6 और 7 का कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। जैसे मैं आपको आर्टिकल 6 की बात एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ कि आर्टिकल 6 का एग्जाम्पल क्या है, तो आपके जो आशाराम बापू हैं, आशाराम बापू आर्टिकल 6 का ही एग्जाम्पल है। एक आपको एग्जाम्पल यहाँ भी देना चाहूँगा, सतीश
सिन्हा, एक ऐसे व्यक्ति जो क्या आपके भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता बारे में प्रबंध है, उसका एग्जाम्पल ये है आपके। और ये तो आपको एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है आसाराम बापू। तो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 8, 9, 10 और 11 के बारे में। बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 के बारे में। बोला गया है भारत के बाहर रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे भारतीय जो विदेशों में जॉब कर रहे होते हैं, अगर उनको वहां बच्चा हो जाता है तो वो सिटीजन कहाँ का होगा, ये मुद्दा उठता है। तो सिटीजन कहाँ का होगा, भारतीय। यदि उसके माता पिता क्या है, भारतीय है, तो व्यक्ति भी क्या होगा आपका, भारतीय होगा। ये कहाँ पर दर्शाया गया आपका, आर्टिकल 8 में बताया गया है। आर्टिकल 9 में बोला गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अगर कोई, मैंने एग्जांपल लेता हूं, ए नाम का व्यक्ति है, वो अभी इंडियन है, लेकिन उसने क्या किया, कुछ समय बाद यूएसए की नागरिकता ले ली, तो अब वो क्या हो जाएगा, अब उसकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है आपकी, तो यहाँ पे एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। तो यदि कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो फिर भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। बात करते हैं आर्टिकल 10 में बोला गया है, अनुच्छेद 10 में बोला गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कहने मतलब आप भारतीय नागरिक कब तक बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग भारतीय नागरिक हैं, लेकिन हम भारतीय नागरिक कब तक बने रहेंगे, तो यहाँ पे बोला गया संसद नियम पालन करती है। हमारी संसद, क्योंकि नागरिकता के संबंध में सारे नियम कौन बनाती है, संसद बनाती है। और संसद जो नागरिकता के संबंध में नियम बना रही है, अगर उस नियमों का हम लोग पालन नहीं करते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी ऐसा इलीगल काम जो इलीगल है आपके संविधान के हिसाब से, अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं तब भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या कोई आप विदेशी पक्ष में काम करें, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वीएस पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और आप क्या करें, आप पाकिस्तान के पक्ष में काम करें जाके, तो इस स्थिति में आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त हो जाएगी, जब आप कोई गलत काम कर रहे हैं आपका, या विदेशी के पक्ष में काम कर रहे हैं। मानी विदेशी पक्ष में अगर काम करें तो आपकी क्या हो जाएगी, विदेशी सदस्यता, आप सॉरी, अगर विदेशी की आप क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 10 में बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में बोला गया है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। जितने भी सिटीजनशिप से संबंधित जितने भी नियम है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट। क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता संबंध में जितने भी नियम बनाए जाते हैं सर्वोत्तम शक्ति किसके पास है, किसके पास में, संसद के पास में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद में किसके पास, तो आंसर हमारा क्या होगा, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका नागरिकता संबंधी आपके जितने भी आपके नियम बनते आपके गृह मंत्रालय द्वारा इसको तय किए जाते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भारतीय नागरिकता का अर्जन कितने प्रकार से होता है और त्याग कितने प्रकार से होता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता अर्जन के क्या आधार बनाए गए, क्या धाराएं हैं, क्या इसके आर्टिकल, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो नागरिकता अर्जन के आपके आधार वो 5 आधार है। पहला दिया गया है जन्म से, मानी कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक होगा। इसके बारे में क्या बोला गया, तो आपकी नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 3 में बोला गया है। जब इस संविधान हमारा शुरू हुआ था तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण रूप से सही नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारी गलतियां भी हम देखें क्या गलतियां थी, उसके बाद में इसमें सुधार भी किया गया। तो हर चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, किसी को भी जो भारत में जन्म ले कहीं का भी हो उसको भारतीय नागरिकता स्वीकार हो जाएगी। हमें इसमें आता है कि हमारे इतिहास में जितने भी हमारे इतिहासकार हुए हैं इन्होंने भी इस पे खुल के चर्चा की आपकी, कि जब संविधान बनाया गया, संविधान में ये था कि संविधान में जितने भी लोग थे पूर्ण तरीके से आपके एक पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको डाला गया कि किसी को भी, कहने का मतलब भारत में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा वो भारतीय कहा जाएगा। कोई भी अगर विदेशी महिला, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की एक महिला जो भारत में आती है ताजमहल देखने, लेकिन अगर उसको बच्चा यहाँ पे हो जाता है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाएगी। किसी भी विश्व के किसी भी देश की महिला अगर भारत में आती है और उसका बच्चा अगर भारत में जन्म हो जाता है तो क्या होगा, उसको भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाएगी। अब इसके बारे में प्रोविजन था, लेकिन क्या किया गया, ये प्रोविजन कब से कब तक चला आपका, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक चला। बाद में से विचार किया गया कि ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, फिर इसमें सुधार किया गया। इसमें बोला गया कि माता पिता में से कोई एक अगर व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और ये नियम आपका कब से कब तक चला आपका, ये चला आपका 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक।
उसके बाद में क्या पॉइंट बोला गया कि दोनों माता और पिता की नागरिकता कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। अगर आपको नागरिकता स्वीकार करनी है तो माता और पिता दोनों क्या होनी चाहिए, उनको वैध नागरिकता यहाँ पे प्राप्त होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि कहीं का भी हो, कोई व्यक्ति कहीं की भी, कोई महिला कहीं की भी, अगर वो भारत में उसका जन्म हो जाता है उसके बच्चे को, तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे संविधान के लोगों ने देखा कि गलती है तो उसको सुधारा गया। और ये कब तक चला आपका, 1 जुलाई 1947 से पहले तक, जबकि 1 जुलाई से इस चीज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर 1986 में संशोधन किया गया, ये बोला गया कि माता पिता में से अगर कोई एक है, लेकिन इसको भी खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया, 3 दिसंबर 2004 से पहले, मानिए कि 2 तारीख तक आपका चलता रहा। 3 दिसंबर से क्या अप्लाई कर दिया कि माता पिता दोनों की जो नागरिकता है वो कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। तभी किसी बच्चे को क्या मिल सकती है, सिटीजनशिप मिल सकती है। किस आधार पे, जन्म के आधार पे। दूसरा प्रोविजन है, अगर सिटीजनशिप चाहिए तो बोला गया वंश के आधार पर। जिस प्रकार से हम लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई, किसके आधार पर मिली है, वंश के आधार पर मिली है। हमें क्यों मिली, मेरे पिता क्या थे, भारतीय नागरिक था। मेरे पिता और जो थे, पिता के जो पिता थे वो भी क्या थे, भारतीय नागरिक थे। तो मेरे पिताजी को जो नागरिकता प्रदान हुई, क्यों प्रदान हुई, क्योंकि उनके पिताजी मानी मेरे दादा है वो क्या थे, भारतीय थे। तो हम सब लोगों को, जितने लोग हैं मैक्सिमम 97% लोगों को जो सिटीजनशिप मिलती है वो किस आधार पर मिलती है, वंश के आधार पर मिलती है। तो यहाँ पे आपकी जो नागरिकता अधिनियम 1955 था आपका, उसकी धारा 4 में बोला गया कि वंश के आधार पर हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था, पिता भारतीय हो, कहने मतलब यहाँ पे एक फिर छोटी सी गलती हुई। यहाँ पे ये बोला गया कि केवल पिता, माता की यहाँ पे बात नहीं की गई कि अगर पिता भारतीय है तभी आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन ये कब तक चला आपका, 10 दिसंबर 1992 तक, क्योंकि यहाँ पे आपके केस पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि माता को आधार बना के नागरिकता प्रदान क्यों नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे केस आया, पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि माता पिता में से कोई भी व्यक्ति एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। और इसको कब किया गया आपका, 1992 में। पहले क्या था कि केवल पिता भारतीय हो तभी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन बाद में क्या किया गया, 1992 में इस नियम को डाल दिया गया कि माता पिता में से कोई भी अगर एक भारतीय है तो वंश के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक सबसे विशेष बात की चर्चा करेंगे, पीछे हम लोग आर्टिकल विषय डिस्कस कर चुके हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्मा बच्चा भारतीय होगा। अगर 3 दिसंबर 2004 का कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो वो भारतीय होगा कब, यदि उनके माता पिता इस चीज को वेरीफाइड कर दें कि उनका बच्चा विदेश के पासपोर्ट पे वहां पे नहीं रह रहा, मानी विदेशी नागरिकता स्वीकार नहीं की है, तब भी उसको क्या मिल जाएगी, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो हम लोग देखा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हमने कुछ 2 मेथड में बात किया। सबसे पहला था जन्म के आधार पर और दूसरा है आपके वंश के आधार पर। इसका शीट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट तरीका देखते हैं, पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन। अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में अभी वर्तमान में जॉब कर रहा है या भारत में घूमने आया है, अगर उसको लगता है कि भारत बहुत सही है, यहाँ के नियम कायदे बहुत अच्छे हैं, अगर वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट किस धारा में दिया गया है, तो धारा 5 के सेक्शन 1 में दिया गया है। और यहाँ पे एक सबसे विशेष चीज है, वो अवैध प्रवासी ना हो। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे उसको कम से कम भारत में कितना रहना चाहिए, 7 साल रहना चाहिए। लेकिन आपका नागरिकता अधिनियम 1955 आया था तो शुरुआत में मात्र इसमें कितना था आपका, 6 माह का था। और आपको बताना चाहेंगे अगर इस प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको जो फॉर्म लेना है रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपका, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के पास में जाएगा। और नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी यह गृह मंत्रालय के ऊपर तय करेगा। केवल आपके पास जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन अब आपकी जॉब लगनी है या नहीं लगनी है वो तो आगे के स्टेप्स ही बताएंगे। कहने मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यूपीएससी में फॉर्म डालना है तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप फॉर्म डाल सकते हो। उसी तरीके से क्या है, अगर आपको नागरिकता चाहिए पंजीकरण द्वारा तो सबसे पहले धारा जो सेक्शन 5 है 5 फर्स्ट के सारे नियम अप्लाई करें, अवैध प्रवासी ना हो और 7 साल तक भारत में रह चुके हो आपके, और गृह मंत्रालय से फॉर्म भर देंगे। वही तरीका क्या है, यूपीएससी गया आपका कि भाई ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अब यूपीएससी में सिलेक्शन होना या ना होना ये आपका लास्ट में होता है। सेम आपका क्या है कि रजिस्ट्रेशन द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देशीकरण द्वारा। देशीकरण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि हमें क्या करना है, भारत में रहना है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज है कि धारा 6 के अंतर्गत आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे विशेष चीज कम से कम आप 10 साल तक भारत में रह रहे हो। कोई भी व्यक्ति जो 10 साल से आपका भारत में रह रहा है वो देशीकरण द्वारा क्या कर सकता है, नागरिकता प्रदान कर सकता है। काफी लोग यहाँ डाउटफुल होंगे कि देशीकरण क्या होता है। देशीकरण क्या है,
देश के लिए अगर आपको लगता है कि इस देश में हमें रहना है और इसके अंतर्भावों को आप क्या करते हैं, समाहित करते हैं अपने आप में, तो आप उसे देशीकरण कहते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि देशीकरण द्वारा तभी मिलेगा जब आपको कला या विज्ञान दोनों में से किसी एक क्षेत्र में आपको क्या हो, उसका विशेष ज्ञान हो। कला में क्या हो गया, मानिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्रिकेटर है, कोई भी एक ए नाम का क्रिकेटर है, वो ऑस्ट्रेलिया से है आपका, और उसको क्या करना है, भारतीय नागरिकता लेना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए उसके पास में, आपकी धारा 6 के अंतर्गत सारे नियम पालन करने चाहिए और कम से कम 10 साल तक भारत में रहा हो, और कला मतलब खेल के हिसाब से कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और साथ में सबसे बड़ी चीज कि आपकी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी हैं, तो 22 में से कोई एक भाषा की उसके पास में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी उसको देशीकरण द्वारा क्या मिल सकती है, आपकी नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका 5वां पॉइंट, अर्जित भूमि। मानी फॉर एग्जाम्पल भारत हमारा किसी देश को युद्ध द्वारा क्या कर ले, अपने आप में समाहित कर ले। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करके और पूरे क्षेत्र को भारत में मिला ले, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑर्डर जारी किया जाएगा अर्जित भूमि के क्षेत्र में, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। किसमें दिया गया है, धारा 7 में दिया गया है। और आपका एक ऐसा क्षेत्र जो सिक्किम में जो द्वारा क्या है आपका अर्जित क्षेत्र है आपका, ठीक। ये तो आपकी वो चीजें होगी कि हमने भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता जा कैसे सकती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ का स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं लेनी है, तो धारा 8 के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। आपको बताना चाहेंगे 2019 से लेके 2022 तक 3 लाख प्लस लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इसके बारे में आपको टेलीग्राम में पूरी विधिवत जानकारी आपको प्रदान कर देंगे, ठीक है। आपका 2009 में कितना लोगों ने छोड़ा, 2020 में कितना छोड़ा, 21 में कितना छोड़ा और 22 में कितना छोड़ा। अब बात करते हैं दूसरे देश की नागरिकता अगर स्वीकार कर लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है, तो धारा 9 के अंतर्गत उसकी नागरिकता खत्म कर दी गई। जैसे आप लोगों को मालूम है कि भारत में एकल नागरिकता प्रोविजन को एक्सेप्ट किया गया। अगर आप दोहरी नागरिकता हो जाएगी, अगर दूसरे देश की एक्सेप्ट कर लोगे, तो धारा 9 के अंतर्गत आप दूसरे देश की अगर आपने नागरिकता स्वीकार कर ली, तो आपको अलग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नागरिकता से वंचित करना। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि संसद जो नियम बनाते हैं उस नियम को अप्लाई नहीं करते हैं, उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप नागरिकता खत्म कर सकती है। दूसरी, अगर मैंने मान लिया कोई आपका दुश्मन देश है जिसके साथ में आपका युद्ध चल रहा है, और उस टाइम पे उस देश की तुम क्या कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, तब भी आप नागरिकता खत्म कर सकती है। कहने मतलब क्या है, कोई भी देश विरोधी गतिविधि या कोई भी संविधान संसद द्वारा तय नियम का अगर आप विरोध करते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में। सबसे पहले आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, फिर हम लोगों ने आर्टिकल देखे सारे उसके बाद देखा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, फिर देखा भारतीय नागरिकता जाति कैसे आपका। अब नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा जिसमें हम लोगों को पढ़ाएंगे NRI क्या होता है, OCI क्या होता है, कार्ड होल्डर क्या होता है। इसका भाग 2 बहुत जल्द आपका अपलोड कर दिया जाएगा, और इससे संबंधित जो आपके कुछ की पॉइंट्स नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस डिजाइन विद में मिल जाएंगे। धन्यवाद।